हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइजेस एजी 504 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है विपणन, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कृषि विपणन से आप क्या समझते हैं। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सेवाएं आती हैं। जैसे हम कृषि विपणन की यहाँ पर बात हो रही है तो जरूर ये अब कृषि से ही संबंधित होगा। तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आ जाती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक ले जाने में करनी पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि कृषि विपणन में वे सभी सेवा आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने इस समय धान का सीजन है तो आपने धान की बुआई की है। ठीक है, मान लीजिए आपने 5 हेक्टेयर धान बोया है, उसमें से आपको 10 कुंटल धान जो उसको बेचना है। तो आप गांव में 10 कुंटल धान बेचेंगे तो उसका अच्छा रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पता करेंगे कहाँ पर किस मंडी में अच्छा रेट है, वहां पर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, कोई व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ से लेकर जाकर वहां जिस मंडी में आपको भेजना है वहां पर लेकर जाएंगे। तो यहाँ से वहां तक ले जाने की जो प्रक्रिया है, वहां पर बेचने की जो प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आप क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है कृषि विपणन। कृषि विपणन मतलब वही है कि हमारे खेत में जो उपज प्राप्त हुआ है उसको हम अपने खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो प्रोसेस करेंगे उसको बोला जाता है कृषि विपणन। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हमारा जो भारत देश है ये एक कृषि प्रधान देश, मतलब कृषि प्रधान देश मतलब कृषि यहाँ पर बहुत अधिक रूप में की जाती है। ठीक है, इसलिए यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए एक पॉइंट समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी है। चलिए देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है, मतलब विशेषज्ञों ने। तो प्रोफेसर पाइले के अनुसार विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती है। देखिए इन्होंने बताया प्रोफेसर पाइले ने कि जो विपणन होता है, मार्केटिंग होता है, इसमें क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो बहुत सही बात इन्होंने बताया है। जैसे मान लीजिए आप छोटे से एग्जाम्पल समझिएगा, आप कोई दुकान है, ठीक है, वहां से गए आपको बिस्किट लेना है, तो आप क्या करेंगे, वहां से बिस्किट लेंगे। बिस्किट वहां से लेंगे तो क्या हो गया, वो आपको विक्रय कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, विक्रय कर रहा है। और आप क्या उसको पैसा दे रहे तो उसका क्या हो जा रहा है, क्रय हो जा रहा है। ठीक है, तो जहां पर विक्रय होगा वहां पर क्रय भी होगा, जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय भी होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि क्रय और विक्रय दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा बताया किसने, डॉक्टर प्रोफेसर पाइले ने। प्रोफेसर पाइले ने यही बताया कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, तो आपने दुकान पे बिस्किट लिया तो आपने क्या किया, क्रय किया। क्रय करने के बाद आपने उसको पैसा दिया तो वहीं पर विक्रय भी हो गया। ठीक है, जहां पर क्रय होगा वहां पर विक्रय अपने आप होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, यही प्रोफेसर पाइले ने बताया है और सबसे अच्छी परिभाषा इसी को माना जाता है। और यदि आपको न कुछ समझ में आए तो यही लिख दीजिएगा कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे कि आपको यदि 5 नंबर में आ गया तो एग्जाम्पल में बना के लिख दीजिएगा। जैसे मैं किसी दुकान पर गया, कोई व्यक्ति किसी दुकान पर गया और उसको कोई सामान लेना है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, दुकानदार को पैसे देगा। दुकानदार को पैसे देकर क्या कर रहा है, वहां से सामान को क्रय कर रहा है और दुकानदार आपको सामान दे रहा है, उसके बाद दुकानदार का विक्रय भी हो जा रहा है। तो क्रय और विक्रय दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, सॉरी, तो इसके बाद एडवर्थ और डेविस आए। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि विपणन की एक आर्थिक रीति है। ठीक है, विपणन क्या है, एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है। इन्होंने भी बहुत सही बताया कि विपणन एक आर्थिक रीति है जिसके द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, जैसे कोई वस्तु है, तो उसको, जैसे बिस्किट का मैंने एग्जांपल लिया था अभी, तो बिस्किट ही समझिएगा। तो जैसे मान लीजिए बिस्किट है, ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम 5 रुपए देंगे दुकानदार को तो 5 रुपए वाला हमें बिस्कुट दे देगा, मतलब हमने उसके मूल्य को मुद्रा में तय कर दिया। ठीक है, तो यही एडवर्ड डेविस ने बताया कि जो विपणन है यह एक आर्थिक रीत है, इससे हमें आर्थिक रूप से मदद मिलती है। आर्थिक प्रक्रिया बोल सकते हैं, एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा को बदला जाता है तथा उनके मूल्य मुद्रा में तय किए जाते हैं। ठीक है, तो यही है एग्रीकल्चर मार्केटिंग की परिभाषा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मतलब समझिएगा आप लोग, कृषि विपणन के अंतर्गत भी सभी सेवाएं आ जाएंगी जो कृषि उपज को लेकर, कृषि उत्पाद को लेकर
खेत से उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता की परिभाषा दीजिए, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए सहकारिता पूछा है। सहकारिता का मतलब होता है कि जब 2 से 3 लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है, जब किसी काम को लोग मिलजुल कर सहयोग से करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। तो सहकारिता की बात तो हो गई, लेकिन हमें पूछता है एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। ठीक है, कृषि सहकारिता पूछता है, हम लोग कृषि सहकारिता जानेंगे। तो कृषि सहकारिता क्या होती है समझिएगा। तो कृषि सहकारिता पहली बात तो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें क्या करते हैं कि कुछ किसान जो होते हैं आपस में मिलजुल कर खेती करते हैं और इस प्रकार से खेती करते हैं कि सबको आर्थिक लाभ प्राप्त हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है कि सहकारी कृषि एक ऐसी विधि है जिसमें कुछ किसान स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार, मतलब कि कुछ किसान रहेंगे जो स्वेच्छा से मतलब अपने से संगठित होंगे, संगठित होकर क्या करेंगे, समानता के अधिकार पर, मतलब जो भी भूमि रहेगा जिस पर वो खेती करेंगे उस पर सभी का समान अधिकार होगा। समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए, मतलब उसमें इस प्रकार से खेती करेंगे कि सभी को समान लाभ प्राप्त हो। ठीक है, समान हितों की प्राप्ति के लिए अपनी भूमि को मिलाकर सामूहिक रूप से खेती करने की प्रक्रिया को ही कृषि सहकारिता बोला जाता है। जैसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास मान लीजिए 10 बीघा खेत है, एक दूसरा व्यक्ति है उसके पास भी 10 बीघा खेत है, और एक तीसरा व्यक्ति उसके पास भी 10 बीघा खेत है। यह क्या करेंगे, तीनों आपस में स्वेच्छा से संगठित होकर एक साथ खेती करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये हो गया 1 एकड़, 30 बीघा मतलब मिला के 10 मिला के 30 बीघा हो गया। 30 बीघा मतलब होता है 1 एकड़, क्योंकि 1 एकड़ में 30 बीघा होता है, तो हम 1 एकड़ की यहाँ बात करेंगे। तो मान लीजिए तीनों मिलकर क्या बना लिए, 1 एकड़ खेत हो गया इन तीनों का। अब क्या करेंगे, इसी खेत में तीनों मिलकर स्वेच्छा से क्या करेंगे, खेती करेंगे। ठीक है, इसमें जो भी बुआई करेंगे इनमें सभी का समान अधिकार होगा, और इसमें यह इस प्रकार से खेती करेंगे कि सभी को लाभ प्राप्त हो। तो इसी प्रकार की प्रक्रिया को, इसी प्रकार से सामूहिक रूप से खेती करने की प्रक्रिया को सहकारिता बोला जाता है। ठीक है, एक होता है कृषि सहकारिता, एक होता है सामूहिक कृषि। अभी सामूहिक कृषि और कृषि सहकारिता में क्या अंतर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने देख लिया, इसमें देखिए क्वेश्चन बोला था सहकारिता की परिभाषा दीजिए, कृषि विज्ञान में सहकारिता के योगदान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो अब देखते हैं कृषि विज्ञान में सहकारिता का क्या योगदान है। तो कृषि विज्ञान में सहकारिता की भूमिका, तो ग्रामों में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता एक प्रकार के साधन के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, गांव जो है, ग्राम मतलब गांव समझिएगा, तो गांव में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सहकारिता एक प्रकार के साधन के रूप में कार्य कर सकती है। अगला पॉइंट है, जिस देश का गठन गांव के संगठन पर आधारित हो और जहां का आर्थिक ढांचा एक ग्राम इकाइयों का हो, वहां सामाजिक संगठन के लिए गांव के विकास और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने में सहकारिता उपयोगी हो सकेगा। देखिए एक एक पॉइंट समझते चलिएगा, अभी मैं आप लोग समझा दूंगा। अगला पॉइंट है, जनता में फैली बेरोजगारी दूर करने के लिए पारस्परिक संगठन का योग आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जनता में बेरोजगारी दूर करने के लिए पारस्परिक संगठन का योग आवश्यक हो जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए हमारा जो देश है, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सीमित रूप में सभी के पास खेती होती है, किसी के पास 2 बीघा 4 बीघा ऐसे खेती होती है। तो क्या करेंगे, सामूहिक कृषि जब वो करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या सहकारिता के माध्यम से यदि वो कृषि करेंगे तो उन्हें क्या होगा, समय समय पर उचित खाद पानी प्रबंध सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जनता में फैली बेरोजगारी दूर करने के लिए पारस्परिक संगठन का योग आवश्यक हो जाता है। इसके साथ ही उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं को प्रायोगिक रूप देने के लिए सहकारी व्यवस्था लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक हो सकेगी। अगला पॉइंट है, सहकारिता गांव में बेकार भूमि एवं कृषि के विभिन्न साधनों को अधिक से अधिक उपयोग बना सकती है। अगला पॉइंट है, समाज के सभी व्यक्तियों के सामुदायिक रूप से हल करने की भावना बढ़ सकती है। ठीक है, समाज के सभी व्यक्तियों में सामुदायिक रूप से हल करने की भावना बढ़ सकती है। ग्रामीण को साहूकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए सस्ते और सरल तरीके से ऋण का प्रबंध करा सकती है। ठीक है, ये सब देखिए सहकारिता के बारे में बता रहे हैं कि सहकारिता क्या क्या कर सकती है। सहकारिता जो किसानों को हर समय मदद कर सकती है, बुआ उसके बीज से लेकर उसके कटाई तक जो भी उसको सेवाएं चाहिए सभी सेवाएं प्रदान करवा सकती है। ठीक है, सहकारिता के माध्यम से वो क्या कर सकता है, ऋण ले सकता है। अगला पॉइंट देख रहे हैं,
ग्रामीण में साहूकारों के पंजे से छुड़ाने के लिए, तो ग्राम में क्या होते थे, साहूकार होते थे। साहूकार जो है वो बहुत अधिक ब्याज पर पैसे देते थे, और जिसका एक बार ब्याज पैसा ले लिया कोई, तो वह उसका ब्याज ही देता रह जाता था, मूलधन दे ही नहीं पाता था। ठीक है, तो सहकारिता आया तो उसने साहूकारों के पंजे से छुटकारा दिला दिया किसानों को। ठीक है, कृषि से संबंधित नई नई विधियां किसानों को समझाने और उनका प्रयोग सुलभ कराने में सहकारिता योगदान देता है। जब कोई नई नई विधि आती है तो सहकारिता जो होता है वह क्या करता है, किसानों को समझाता है कि इस प्रकार से आप ये खेती कीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, खेती में प्रयोग होने वाली अधिक कीमत की मशीनों यंत्रों को सामूहिक रूप से खरीद कर सभी को उपयोग के लिए सुलभ कराया जा सकता है। ठीक है, तो कोई मान लीजिए कंबाइनर लेना है, आपको कंबाइनर लेना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी लोग सामूहिक रूप से अपना कुछ कुछ पैसा मिलाकर एक मशीन ले सकते हैं जिसके सभी का काम हो जाए। अगला पॉइंट है, सहकारी समितियां अपने सदस्यों के व्यवसाय, रोजगार तथा लाभ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं, जिससे सदस्यों को आर्थिक हितों की रक्षा होती है और इन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कि कृषि विज्ञान में सहकारिता की भूमिका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो यही कृषि विज्ञान में सहकारिता की भूमिका है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसके विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, एडवर्टाइजिंग से क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक नई नई कंपनी खोली किसका, ब्रश का। ठीक है, ब्रश का, उसको आपको बेचना है और आपके पास ग्राहक की कमी है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एडवर्टाइजिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रचार करेंगे, समझिएगा प्रचार, विज्ञापन करेंगे। तो विज्ञापन आप कई माध्यम से कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार लगा सकते हैं कि हमारा ऐड कर दीजिए, हम आपको कुछ पैसा देंगे। आज के समय में क्या कर रहे हैं सब लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या है, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो विज्ञापन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई बात, हमारी कोई बात हो गई या हमारा कोई प्रोडक्ट हो गया, उसको लोगों को बताया जाता है। वह सूचना पत्र, इश्तिहार, बिक्री आदि के माध्यम से भी हो सकता है, और जो सूचनाओं के माध्यम से भी दिया जाता है उसे ही विज्ञापन बोला जाता है। ठीक है, तो विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी बात या किसी वस्तु के बारे में लोगों को बतलाया जाता है। वह सूचना के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, इश्तिहार, बिक्री आदि के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, जो सूचना के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो ये होता है विज्ञापन। तो किसी वस्तु के विज्ञापन से आप क्या समझते हैं। तो विज्ञापन से तात्पर्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सूचित करने से। ठीक है, विज्ञापन से तात्पर्य व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के संदर्भ ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को विशेष रूप से सूचित करने से है। इसके अंतर्गत जब कोई भी उत्पादन होता है तो उस उत्पाद की सूचना ग्राहक को भी हो, इसलिए ग्राहक तक उत्पाद की गुणवत्ता, रंग, आकार, वजन आदि से संबंधित सूचना विज्ञापन के रूप में पहुंचाई जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ब्रश के माध्यम से। ठीक है, तो ब्रश, जैसे हमने ब्रश की एक नई कंपनी खोली है, हमें ब्रश को बेचना है, इसके लिए हम विज्ञापन करवा रहे हैं। तो उपभोक्ता तक विज्ञापन को पहुंचाने के लिए, उसके जानकारी पहुंचाने के लिए हम कोई माध्यम चूज करेंगे। ठीक, कोई माध्यम को चुनेंगे, उसके बाद उस माध्यम से हम क्या करेंगे, लोगों को उसके खासियत के बारे में बताएंगे, उसकी क्या क्वालिटी है। ठीक है, क्या गुणवत्ता है उसकी, क्या अहमियत है उसका। तो जैसे उसका मान लीजिए गुणवत्ता बहुत अच्छा है, गुणवत्ता के बारे में बताएंगे, किस रंग का उसके बारे में बताएंगे, कौन से आकार का है, कितने रुपए का है, सस्ता है। जिससे क्या करेंगे, जो ग्राहक हैं, जो व्यक्ति हैं, उनका उसकी तरफ ध्यान आकर्षित होगा, जिससे क्या करेंगे कि वह आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये होता है विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम, विज्ञापन मतलब समझिएगा प्रचार। ठीक है, चुनाव समझ रहे हैं आप लोग, चुनाव जानते हैं ना। तो चुनाव में क्या होता है, जब कोई प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है या किसी भी चीज का इलेक्शन लड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, लोगों को पता नहीं होता कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है, किसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो वह क्या करते हैं, लोगों के घरे घरे जाकर अपना प्रचार करते हैं, बताते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह है, इसी पर वोट करिएगा। उसी प्रकार आपका कोई प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट को घर घर जाकर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों को बता सकते हैं। आपने अपने से भी जाकर कोई 10 लोगों को बता दिया तो अभी आपका क्या हो गया, विज्ञापन हो गया। तो विज्ञापन समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं विज्ञापन। अगला पॉइंट है, सर अगला क्वेश्चन, एक मार्क क्या है। देखिए एक मार्क, तो छोटा सा क्वेश्चन है, एक मार्क क्या है। तो एक मार्क जानते हैं क्या है, एक मार्क एक टैग बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, उसका श्रेणीकरण किया जाता है, तो वहां पर एक मार्क लगाया जाता है। चलिए देखते हैं, एक मार्क कृषि उत्पादकों को श्रेणीकरण करने एवं प्रमाणीकरण करने वाली एक संस्था है। एक मार्क कृषि एवं उत्पादों को श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाली एक संस्था है।
इसकी स्थापना श्रेणीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 के तहत हुई थी। ठीक है, एक मार्क क्या है समझ गए हम लोग। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, इसका लॉन्ग वाला जब हम एक क्वेश्चन कराएंगे इसी का तो बड़ा रहेगा, क्योंकि एक मार्क पूछता है। तो एक मार्क जो है यह कृषि एवं उत्पादकों को श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना श्रेणीकरण एवं विपणन अधिनियम 1937 के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, एक मार्क का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आगे आप लोग पढ़ना है, तो मैंने आपको सहकारी कृषि बताया था कि सहकारी कृषि में किसान जो होते हैं स्वेच्छा से संगठित होकर समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए, समान हितों के लाभ के लिए सामूहिक रूप से मिलकर खेती करते हैं। इस प्रकार को सहकारिता बोला जाता है। तो सहकारी कृषि का अभिप्राय उस संगठन से है जिसमें किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। तो यह सहकारी कृषि हो गई। अब सामूहिक कृषि क्या होती है समझिएगा, अभी दोनों कंपेरिजन करेंगे समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने बताया सामूहिक कृषि, उसी प्रकार से सामूहिक कृषि रहेगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जो किसान है ना वह क्या करेगा, अपने जो संपत्ति है उसका क्या रहेगा, स्वामी रहेगा, उसका मालिक खुद रहेगा। उसमें क्या था, उसमें सभी को समान अधिकार था पूरी संपत्ति पर। इसमें सबकी अपनी अपनी संपत्ति रहेगी, सभी बार अपना अपना अधिकार रहेगा। ठीक है, कोई उस पर दूसरे का अधिकार नहीं रहेगा, सभी लोग अपनी संपत्ति के स्वामी खुद होंगे। तो इस प्रकार की खेती में सभी किसान अपनी भूमि का स्वामी होता है तथा खेती सभी सदस्य मिलजुल कर सामूहिक रूप से करते हैं। सदस्यों को उनके कार्य के बदले एक निश्चित मजदूरी मिलती है। साथ ही वर्ष के अंत में सब खर्चे जैसे मजदूरी, प्रबंध खर्च, सुरक्षित कोष इत्यादि काटने के बाद जो कुछ भी लाभ बचता है वह काम के अनुसार सदस्यों में बांट दिया जाता है। अब समझिएगा, सहकारी कृषि हमने देखा कि सहकारी कृषि जो होता है उसमें किसान अपनी भूमि को स्वेच्छा से समानता के अधिकार पर समान हितों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, मिलजुल कर उस भूमि पर कृषि करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है, इसमें भी किसान स्वेच्छा से कृषि करते हैं, लेकिन ये सब अपनी संपत्ति के मालिक खुद होते हैं। जैसे मान लिया किसी का 10 बीघा खेत है ना, तो ये 10 बीघा में अलग से एक 10 बीघा दूसरे का है। ये इसका खेती करवा देगा, इसके खेत में काम करवा देगा, ये इसके खेत में काम करवा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको रहता है सामूहिक कृषि। गाँव में देखते होंगे आप लोग क्या करते हैं लोग, जैसे किसी का धान काटना है तो यह जाएंगे दूसरे के धान कटवा देंगे, फिर उनका कटने के बाद वो जो आएंगे दूसरे का कटवा देंगे, दूसरे का काम करवा देंगे। तो इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है सामूहिक कृषि या सामूहिक कृषि बोला जाता है। ठीक है, तो यह था आपका 5 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है। तो थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट भी हो जाता हूँ और कभी कभी वीडियो भी नहीं आ पाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।